गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम फ्लो चार्ट में करने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर 2 से 3 पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल कि सेल क्या होता है। ठीक है, ऐसे आप भी एक बीच में बॉक्स बना लेना ताकि हम उसके साइड में एरो डाल के लिख सकें। तो जो सेल होता है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। और जो हमारी अब जो सेल है, अब उसकी मेम्ब्रेन होंगी। तो फर्स्ट है हमारी सेल वॉल। सबसे पहले हमारी आती है सेल वॉल, फिर उसके अंदर जो आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो अब आएगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो होता है एक लिक्विडी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो हमारा उसी के अंदर हमारा होता है एक न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है उसको मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब देखा जाए जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक लिविंग सेल है। फिर जो अगली चीज़ है वो है फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट जो हुक थे उन्होंने फर्स्ट सेल डेड सेल डिस्कवर किया था। डेड सेल जो था वो डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। और किस में किया था? कोक सेल में। और इसमें ही जो फर्स्ट इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है क्योंकि जो डेड सेल है इन्होंने डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया। तो डेड सेल में तो हमारा प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। और प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बना? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही हमने प्रोटोप्लाज्म बोला था इधर। तो इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है कॉक सेल में। देन जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? वो किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, अब जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म होता है। अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के होंगे। एक होगा यूनिसेलुलर, दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट। और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखें तो मल्टी सेलुलर के प्लांट और जो एनिमल आ जाएगा। और सिंगल सेल में क्या आ जाएगा? अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब आ जाएंगे। अब एक यूनिसेलुलर सेल की एक और खासियत है, ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब मतलब ये क्यों रखते हैं अब ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस? क्योंकि जो इनके जितने भी एसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके ये, बिकॉज कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब कौन कौन से एसेंशियल फंक्शंस होते हैं? जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब ये कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं। ये लाइन ज़रूर याद रखना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं। अब हम देखेंगे
न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? अब जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और अब हमने देखा कि फर्स्ट सेल, जो डेड सेल किसने किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यू हुक ने किया था। और जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो इसको हम याद रखने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं। हमें पता है जो डेड सेल है वो ऐसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर में था, ऐसे बनाया था। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि अब इसमें हुक, ये हुक फंस जाएगा। तो ये किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो क्या, डेड सेल। और एंटोन वॉन ल्यूहुक ने फर्स्ट सेल। और ब्राउन, न्यूक्लियस अंदर होता है, हमने डायग्राम में भी न्यूक्लियस को ब्राउन, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। हम इससे याद रख सकते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया था। जो डेड सेल है ये हमारी बुक में नहीं है, बट लिविंग सेल और न्यूक्लियस ये हमारी बुक में दिया हुआ है। अब अगला जो है, जिसमें सेल एब्सेंट होती है, जिसमें सेल एब्सेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनएनिमेट। इनएनिमेट, जिसमें सेल हमारी एब्सेंट होती है। इनएनिमेट मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। और ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए एनिमेट, तो एनिमेट क्या होता है? लिविंग सेल। और उसके बाद जो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थे वो डिस्कवर हुए, डिस्कवरी हुई, जिससे हम सेल और सेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और ये डिस्कवरी क्यों हुई? ये भी तो आ सकता है क्यों हुई, क्योंकि ये जो हमारी जो स्टडी है उसको इजी कर सके। तो हमने इस पेज में क्या पढ़ा? मेन हमने सेल का सब कुछ पढ़ लिया। जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। जो सेल है वो कैसे बनी है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लास्ट। और जो हमारी प्रोटोप्लाज्म होती है वो लिविंग सेल होती है। हमने फिर पढ़ा फर्स्ट जो डेड सेल है वो किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो जो मेन वर्ड है, जैसे रॉबर्ट हुक हो गए, प्रोटोप्लास्ट हो गया। फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूहुक ने। हमने फिर पढ़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर में मैनी सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर एमीबा और बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं? रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये अपने लाइफ के जरूरी काम कर सके। ऐसे ही अब जो न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जिसमें सेल एब्सेंट हो उसको हम कहते हैं इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ये स्ट्रक्चर को किया गया था क्योंकि हम स्टडी को इजी कर सके। तो ये तो हो गई हमारी सेल की बात। अब हम देखेंगे जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी। तो हमारी अगली हेडिंग होगी सेल थ्योरी। ठीक है, किसने फॉर्मुलेट किया था? तो इसमें फॉर्मुलेट करने वाले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? एक मैथिस स्केल्डन, किस कब किया था उन्होंने? 1838 में। और दूसरे थे थियोडोर स्क्वेन, और इन्होंने कब किया था? 1839 में। इसके अगले ही साल इन्होंने 1839 में डिस्कवर कर दिया था। अब जो मैथिस स्केल्डन थे वो कौन थे? वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। और जो थर्ड स्क्वेन थे वो कौन थे? वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे।
पहले इधर लिखा हुआ था ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अब बुक ने चेंज कर दिया, अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन्होंने किस पे स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी की प्लांट्स पे, ऑल प्लांट्स पे। अब ये बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनिस्ट लोग किस पे स्टडी करते हैं? प्लांट पे स्टडी करते हैं, तो इन्होंने भी प्लांट्स पे स्टडी करी। और इन्होंने क्या बताया, जितने भी सेल होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं? टिश्यू से। कंपोज ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू। जितने भी सेल कंपोज होके क्या बनाते हैं? टिश्यू। सारे सेल गुच्छे। अब ये हमारे पास सेल 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 बन के क्या बना? एक टिश्यू बन गया ना पूरा। तो जितने भी सेल होते हैं वो कंपोज होके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक, तो फिर हमने क्या पढ़ा? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, अब ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने कुछ एनिमल पे स्टडी करी होगी, तो जो इन्होंने जो स्टडी की थी वो की थी एनिमल पे। पहले तो एनिमल के सेल पे। तो इन्होंने क्या देखा? एनिमल के सेल किससे कवर्ड होते हैं? वो कवर्ड होते हैं थिन लेयर से। थिन मतलब पतली। थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी थिन लेयर से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एनिमल सेल है वो किसकी थिन लेयर से कवर्ड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इन्होंने जो स्टडी की किस पे की? इन्होंने देखा प्लांट सेल को भी। तो इन्होंने क्या बताया कि एक इन्होंने यूनिक फीचर देखा। कैसा फीचर? यूनिक करैक्टरिस्टिक या फीचर। क्या यूनिक फीचर देखा? जो हमारे जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये एक क्या था? यूनिक करैक्टर था, ये फीचर था कि प्लांट में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी सेल है वो एक कंपोज होके एक गुच्छा बना के क्या बना रहे हैं? टिश्यू। और इन्होंने क्या बताया? जो प्लांट सेल है वो किससे बनी है? सेल वॉल होता है। ठीक, फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब जो प्रूफ नहीं हुई हो, बस बता दी गई हो। हाइपोथेसिस दी। क्या दिया? जो प्लांट एंड जो एनिमल है वो किससे कंपोज होके बने हैं? सेल एंड उसके प्रोडक्ट से। और उसका सेल का प्रोडक्ट क्या होगा? टिश्यू। ठीक है, अब सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो अब इनके भी ड्रॉबैक थे। ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि जो पहले के सेल है वो दोबारा से कैसे बनते हैं। Did not explain how new cell were formed. But अब ये तो बता नहीं पाए कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। अब किसी ने तो बताया होगा ना कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। तो फिर हमारे बीच में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। और कब आए? 1855 में आए। और इन्होंने बताया कि जो हमारे जो सेल है वो पहले के सेल से मिलकर बनते। जैसे ये हमारा एक सेल है, इसको हम जब डिवीज़न करेंगे तो हमारे 2 नए सेल बनेंगे। तो ये कैसे? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से सेल था, उन्हीं से तो ये न्यू सेल बने हमारे। तो इन्होंने बताया, जो फर्स्ट इन्होंने 2 लाइन बताई। द न्यू सेल अराइज बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिस सेलुला यू सेलुला। ठीक, और इन्होंने अगली चीज़ क्या बताई? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म
और कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं किससे, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। और प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू। ठीक है, अब हम इस पेज में हमने क्या पढ़ा हम उसको देखते हैं। सेल थ्योरी, कि सेल किसने दी, थ्योरी फॉर्मुलेट बाय मैथ्यू स्केल्टन और थ्रू स्क्वान, जो कब की थी 1838 में और 1839 में। जो स्केल्टन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो स्वयं थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये अब आपको अच्छे से याद रखने की जर्मन जूलॉजिस्ट थे, क्योंकि पहले के बच्चों को ये याद था, जो फर्स्ट ड्रॉप है, ये जिसने 11th पिछले साल पढ़ी थी उनको ये पता था कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, पर ये अब जर्मन जूलॉजिस्ट इसमें चेंज हो चुका है। फिर और जो स्केल्टन थे उसने किसकी स्टडी करी थी, तो उन्होंने स्टडी करी थी प्लांट की। और उन्होंने क्या बताया था, जो जितने भी सेल है जब वो कंपोज हो जाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, तो उसके बाद वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जो स्कैन थे उन्होंने क्या बताया, वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल पे स्टडी की। तो उन्होंने देखा जो एनिमल की जो सेल है वो किससे कवर्ड है, थिन लेयर। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर इसकी जगह थिक आ गया तो ये लाइन गलत हो जाएगी। थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इन्होंने प्लांट सेल भी देखी। प्लांट सेल में इन्होंने क्या देखा, एक यूनिक करेक्टर, क्या कि इनकी जो सेल होती है उसके ऊपर किसकी कवरेज होती है, सेल वॉल की, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो सेल से बने या उनके प्रोडक्ट से बने, और प्रोडक्ट क्या हो गया इनका, टिश्यू, क्योंकि सेल जब एक साथ जुड़ते जाएंगे तो वो एक प्रोडक्ट ही तो बना रही है टिश्यू को। फिर इसमें ड्रॉबैक आया, वो ये नहीं बता पाए स्क्वेन और स्केल्टन कि जो पहले के जो सेल्स है वो कैसे बनते हैं, जो न्यू सेल्स है वो कैसे बनते हैं। तो हमको किसने बताया, रेडलॉफ विर्चो ने बताया 1855 में जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारे पास पहले सेल थे। तो इन्होंने क्या बोला, जो न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले के सेल से बनते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग क्या बताया इन्होंने, ओमनी सेलुला ई सेलुला के रूप में। तो ये मैम ये पूछ सकती हैं या नीट में ये आ सकता है कि पहले के सेल जो से बने हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इन्होंने बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज हो रहे हैं, सेल और उनके प्रोडक्ट से, जो कि है टिश्यू। अब हम सेल का ओवरव्यू देखेंगे कि सेल कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने अनियन होता है ना, उसका पील किया, अनियन पील लिया अब अनियन पील जो है वो एक प्लांट सेल हो जाएगा। अब प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है सबसे बाहर। और फिर हमने लिया ह्यूमन चिक सेल। तो अब हमने चिक सेल ही क्यों, क्योंकि वो हमको बहुत ईजिली मिल सकता है चिक सेल। ये हम एनिमल में होता है, और इसमें बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट की बाहर की लेयर सेल वॉल, और एनिमल की बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन। और जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डिलिमिटिंग लेयर। अगर हम देखें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रेजेंट और एब्सेंट किस में होते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जो प्रेजेंट है वो तो यूकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, अगली चीज अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट का। पहले सेल को, कि यूकैरियोट सेल कैसे, तो हम एक डायग्राम बना लेंगे और
एक ही डायग्राम में हम कोशिश करेंगे हम अपना सारा कुछ समझ लें। तो पहले हम देखेंगे ये सेल, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, सेमी फ्लूइड रीजन। किस में होता है सेमी फ्लूइड? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में। अब इसमें भी एक चीज़ चेंज जरूर हुई है कि पहले लिखा हुआ था, जो फर्स्ट सेकंड पेज पे देखोगे तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सेमी फ्लूइड रीजन होता है, पर अब जब प्रोकैरियोटिक का जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ था जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक में वो फ्लूइडिक नेचर है, लेकिन अब दोनों जगह चेंज करके लिख दिया है कि सेमी फ्लूइड ही नेचर का है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। और ये केमिकल रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या? साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें सेल लिविंग स्टेट में रहता है इस वजह से। अब हम देखेंगे राइबोसोम। ये हमारा हो गया राइबोसोम, और वो भी कौन सा? 80S राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, ठीक। फिर एक हमारे पास होता है 70S राइबोसोम। ये किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि कौन सा है? प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास आता है एक और 70S, जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक छोटू सा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, ये जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रोजोम, और ये किस में होता है? एनिमल सेल में। और अब जो ये सेंट्रियोल है वो भी एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये सेल डिवीजन करता है, सेल को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आप मेन पॉइंट्स है। और फिर इसके अंदर अब यूकैरियोट्स में और क्या होता है? गोल्गी बॉडीज। ये क्या हो गए? गोल्गी बॉडी। और फिर हमारा एक आता है लाइजोसोम। फिर इसके अंदर हम एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाएंगे। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि समझने में हमको इजी हो। तो ये होगी हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये होगी हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे निकलते हैं आर्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्ला, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारा न्यूक्लियर है उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम, जिसको हम डबल स्टैंडर्ड लीनियर
डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है। और अब जो ये न्यूक्लियर है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या है? डीएनए होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीएनए। अब डीएनए के जो ऊपर है कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे। ये हो गए हमारे कुछ हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ हमारे पास होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक नेचर होता है। और कुछ इनके अंदर आरएनए भी होते हैं, आरएनए। ठीक है। और जो ये राइबोसोम, ये 80S राइबोसोम्स होते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? यूकैरियोटिक्स में जो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी फ्लूइड नेचर का। सेमी फ्लूइड रीजन, अब कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सेमी फ्लूइड रीजन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन करता है जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए, और इससे सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा राइबोसोम, 80S राइबोसोम्स होता है इसके पास। और राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन होती है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम के पास। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। फिर हमने देखा 70S। अब 70S किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्लांट सेल में होता है। 70S और किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर एक आता है हमारे पास सेंट्रियोल, जिसको हम सेंट्रोसोम भी बोल सकते हैं, और ये किस में होता है? एनिमल सेल में सिर्फ। और जो सेंट्रियोल होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और वो सेल डिवीजन से। और जो गोल्गी बॉडी होती है वो भी यूकैरियोटिक्स में होती है। लाइबोसोम्स भी होते हैं यूकैरियोटिक में। फिर हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या निकल रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 80S ऊपर की होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फ्लूइड नेचर, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कैसे बना? क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए इसके अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी तो होगा। और डीएनए के ऊपर कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और डीएनए के पास कुछ आरएनए भी होगा, तो आरएनए भी इसमें होता है। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक का ओवरव्यू। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। हमने यूकैरियोटिक सेल देख लिया, और हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए आप पेज को थोड़ा टर्न कर लो, और हेडिंग डालेंगे हम प्रोकैरियोट सेल। ठीक है। तो हम इसमें बनाएंगे 3 लेयर। ये 3 लेयर बनाते हैं, पहली, दूसरी एंड थर्ड लेयर। ठीक है। जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है, सबसे पहली लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल। और उसके अंदर वाली लेयर को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेल एनवलप। ठीक है। अब सेल एनवलप क्या होता है? 3 लेयर्स होती है इसमें। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और ये टाइटली अटैच होती है। ये सबसे मेन फीचर कि ये टाइटली अटैच होती है। लूजली अटैच होती है टाइटली, तो टाइटली अटैच होती है। तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन जो इसका होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है वो प्रोटेक्टिव यूनिट है, ये प्रोटेक्ट करती है। अब हम इन तीनों के अलग अलग, मैं आपको फीचर्स एक अलग से पेज में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो हमने पहले देखा
ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो स्टिकी होता है, थोड़ा स्टिकी। कैसा होता है? हार्ड, टफ या थिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। और वही अगर लूज हो या सॉफ्ट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है किससे बना है? पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि कैप्सूल कौन सा और स्लाइम लेयर? जो कैप्सूल होता है, हम दवाई खाते हैं, कैप्सूल होती है तो थोड़ी थिक होती है, हार्ड होती है, लेकिन हम स्लाइम लेयर देखते हैं तो ऐसे वो निकलती है स्लाइम लेयर, तो लूज सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, गिलगिली स्टिकी, और तो स्टिकी भी होता है। ठीक है, और ये पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से बना है। अगला हम देखें सेल वॉल को। तो जो हमारी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके, जो कि शुगर प्लस अमाइनो एसिड है। ये क्या ये प्रोवाइड करती है शेप को। जो हमारा जो सेल है उसकी शेप को कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है। और ये हमको किससे बचाती है? प्रोवाइड बर्स्टिंग ऑफ सेल, कि जो हमारी सेल है वो बर्स्ट ना कर जाए, फट ना जाए, उसको उससे भी हमको ये बचाती है। फिर हम देखते हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके, और अगर हम दूसरा देखें तो ये सेम होता है, किसमें भी? प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में भी। मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन होता है। ये तो हमने कर लिया। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होगी। अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन की एक्सिस्टेंस को, ये ऐसे बनता है डायग्राम। ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये किसके एक्सिस्टेंस से बना है? सेल मेम्ब्रेन के एक्सिस्टेंस से। तो सम जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, वो इसी से। और ये किसके एक्सटेंशन से बना है? एक्सटेंशन या इलोंगेशन, इलोंग हो रहा है ना, इससे निकल रहा है, इलोंगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से निकल के बनता है। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्रोमेटोफोर के काम होंगे। अगला हम देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन से ऐसे क्या निकलता है? ये मीजोजोम। और मीजोजोम के ऊपर क्या होता है? छोटे 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 प्रोटीन। अब मीजोजोम क्या काम करता है हम वो देखेंगे। जो मीजोजोम होता है वो इनफोल्डिंग है। किसकी इनफोल्डिंग है? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन है ना, और ये इसी को फोल्ड कर रहा है। तो अब ये अब जो मीजोजोम होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या वेसिकल की फॉर्म में, या लैमेले की फॉर्म में। और ये अब देखो, हम किसी चीज़ को गुच्छा बना देंगे। जैसे अब हमारे पास ये है, हमारे पास कोई चीज़ है इतनी बड़ी है सिंगल में, अगर हम इसको ऐसे ऐसे गुच्छा बना देंगे तो ये ज़्यादा छोटी सी चीज़ में ज़्यादा चीज़ें आ सकती है। तो वैसे ही तो ये क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ये एंजाइम के कंटेंट को भी इंक्रीज कर रहा है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है।
और सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस कर रहा है ये मीजोजोम से ही। अगर हम इसको एक और देखें कि जो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल डीएनए रेप्लिकेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है? इन 2 डॉटर सेल में। किसके थ्रू? बाइनरी फिजन से। और ये जो है वो रिलीज करता है प्रोटीन को। रिलीज किस में करता है? प्रोटीन को इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस सिक्रीशन। अब जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस कौन सी है? जो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच की लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। फिर अब इसे में कुछ इल्यूजन बॉडी होती है, इंक्लूजन बॉडी। ठीक। अब इंक्लूजन बॉडी के फंक्शन को हम इस पेज पे देखते हैं। इंक्लूजन बॉडी। अब जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेनलेस होती है। ये साइटोप्लाज्मिक होती है और मेम्ब्रेनलेस होती है। ये क्या स्टोर करती है? स्टोर रिजर्व मटेरियल को। अब रिजर्व मटेरियल कैसे कैसे होगी? एग्जाम्पल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल, देन साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, प्रोटीन जो। और ये कुछ गैस वैक्यूल को भी रिजर्व है। गैस वैक्यूल कौन कौन से हो गए? पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर, और फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ये हो गया हमारा इल्यूजन बॉडी। ठीक है। हम फिर देखेंगे इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और एक डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की किस लेयर पर मेम्ब्रेनलेस होती है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं, तो ये क्या होगा? नेकेड होगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि कैसे होंगे? बेसिक होंगे। ठीक। और इसको पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड। अब इसके अंदर कुछ आरएनए भी होंगे। अब देखो, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम, इसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, या इसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं। और जब इसको जीनोमिक न्यूक्लियर डीएनए, अब तो हम इसमें देखें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, और न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट है। ठीक है। ये हमारा इल्यूजन बॉडी था, ये एब्सेंट होती है। और जो हमारा
ये होता है, ये जो न्यूक्लियस है नॉट वेल डिफाइंड, और जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो न्यूक्लियस है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है। अब इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स तो दोनों में होते हैं, यूकैरियोटिक में भी, और अब इसमें कैसे राइबोसोम होंगे, 70S राइबोसोम। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये अब कैसा होता है प्लाज्मिड, ये स्मॉल होता है, ये भी सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं इस पे, या इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए भी इसको बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। और ये किसमें काम आता है, फिनोटिपिक करैक्टर्स, देखिए फिनोटिपिक करैक्टर के। और अब हम देखें, जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है उसके ऊपर कुछ ऐसी लेयर होती है जो कि किसकी होती है, पिलाई की निकली। अब पिलाई कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्गेटेड होता है, ट्यूबुलर होता है, और ये किससे बनता है, वेलिन प्रोटीन से। और सबसे बड़ी बात, ये लोकोमोशन नहीं करता, मूवमेंट कराने में हेल्प नहीं करता पिलाई। और एक और होता है हमारे पास छोटा सा, जिसको हम कहते हैं फिमरई। अब फिमरई क्या होती है, ये शॉर्ट होती है, ब्रिसल लाइक होती है। ये किसको अटैच करती है, अटैचमेंट ऑफ रॉक, जो सबस्क्रेटम होता है, सबस्क्रेटम, ठीक है, और होस्ट को। और ये भी नॉन लोकोमोशन है, ठीक है। ये हमने यूकैरियोट पढ़, पूरा प्रोकैरियोट पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक में हमने प्लाज्मिड देखा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखा, राइबोसोम देखा, फिमरई, पिलाई, इसकी लेयर देखी, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर, मीजोसोम, इल्यूजन बॉडी। फिर हमने इनके फंक्शंस भी देखे थे कि ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड, टफ या स्टिकी हो तो उसको हम कैप्सूल, लूज सॉफ्ट हो तो स्लाइम लेयर, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से बना होता है, और जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिनोग्लाइकिन, शुगर प्लस एमिनो एसिड से ये प्रोवाइड करती है शेप को। फिर और ये प्रोवाइड किससे, हेल्प किससे करती है, बस्टिंग ऑफ सेल को, कि सेल फट ना जाए। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है लिपिड और प्रोटीन से। सेम होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। इल्यूजन बॉडी हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्मिक होता है, और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। ये क्या स्टोर करता है, रिजर्व मटेरियल को, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल या साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, प्रोटीन जो। और गैस वैक्यूल, पर्पल सल्फर हो गया, ग्रीन सल्फर हो गया, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। फिर हमने क्रोमेटोफोर को देखा था, ये प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे ब्रू ग्रीन एल्गी हो गए। और ये किससे निकल के बना है, एक्सटेंशन हो रहा है ना, ये इलोंगेट सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन से तो बना है। ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, फोटोसिंथेटिक। अब पिगमेंट कैसे, जैसे ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, ग्रीन पिगमेंट। और सेल एनवलप किससे मिलके बनता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स से। सेल एनवलप क्या होता है, 3 लेयर्स का होता है, टाइटली अटैच होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, और ये प्रोटेक्टिव यूनिट होता है। काम आती है किसकी, रॉक की या होस्ट की। पिलाई लॉन्ग होती है, लॉन्गेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, प्लेन प्रोटीन से बनती है। और जो सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच की लेयर को बोलते हैं प्लाज्मिक स्पेस। फिर मीजोसोम जो कि इंक्रीज करता है हमारे सरफेस एरिया को, ये एंजाइमिक कंटेंट को।
ये इनफोल्डिंग किसकी है? सेल मेम्ब्रेन की। और इसके कैसे कैसे टाइप है? ट्यूब्यूल, वेसल्स, लैमिले। ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसके? दो डॉटर सेल को बाय बाइनरी फ्यूजन। और ये रिलीज करती है प्रोटीन को किस में? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, इस स्पेस में रिलीज करती है। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन भी होते हैं। ऐसे ही डबल सेलुलर डीएनए होता है, नेकेड होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है? बेसिक। यूकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में बेसिक होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट थे। देन हमने देखा प्लाज्मिड, ये एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लैजिला। अगली हेडिंग हमारी होगी फ्लैजिला, कि फ्लैजिला क्या होता है। ठीक है, जो फ्लैक्सिला होता है वो किसके एक्सटेंशन से बना है? एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के एक्सटेंशन से बना। अब कैसे? ये हमारी होगी सेल वॉल, ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। हम लिख लेते हैं ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब हमने किससे लिखा है? सेल वॉल के एक्सटेंशन से, तो ये हमारा हो गया हुक, और इसके ऊपर ये हमारा हो गया बेसल बॉडी, और फिर एक ऐसे एक लाइन से निकल। तो ये क्या हो गया? ये तो हमारा हुक हो गया, और ये हमारी बेसल बॉडी होगी। ये हमारा हो गया फिलामेंट, जो कि लॉन्ग होता है। और सबसे बड़ी बात, नॉट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता पूरा। पहले बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, इसके जो नंबर एंड जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है बैक्टीरिया में। हर बैक्टीरिया के अलग अलग नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये किससे बनी है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी है, और ये हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन में मोटाई। जबकि हमने जो पिलाई और जो हमने पढ़ा था फिमरई, वो हमारी लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रही थी, लेकिन जो फ्लैजिला है वो हमारी लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक हमको दे रखा है ग्राम स्टेनिंग करके। हमें कुछ नहीं करना इसमें, बस हमको ये याद रखना है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव, जो कि अपना कलर लूज ना करे, जो कि जिसको जैसे है वैसे ही रहे, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो अपना कलर यूज कर दे, हम कुछ डालें उसके ऊपर डाई और वो अपना कलर लूज कर दे, तो उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव, लूज। ठीक है, और रिटेन कर ले अपने क्रिस्टल को वॉयलेट। कौन सी डाई डालते हैं? वॉयलेट डाई आफ्टर अल्कोहल वॉशिंग। अगर हम अल्कोहल से वॉश कर रहे हैं तो वॉयलेट डाई ही क्रिस्टल है। अब इसमें जो है कलर कैसा रहता है? वॉयलेट या पर्पल। जो ग्राम नेगेटिव होता है उसका कलर पिंक होता है। ठीक, अब हम देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के कैसे कैसे शेप होते हैं। तो हम अगली हेडिंग है हमारी शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है। तो फर्स्ट 4 टाइप की होती है। पहली बात तो ये कितनी टाइप की होती है? 4। पहली होती है फोकस, जो कि स्पेरिकल होती है। बेसिलस, जो कि
रॉड लाइक होती है। थर्ड वन विब्रियो, जो कि कोमा लाइक होती है। और फिर हमारे पास लास्ट आता है स्पेरिलियम, जो कि स्पेरिकल होती है, स्पाइरल होती है। कोकस स्पेरिकल, बैसिलस रॉड लाइक, विब्रियो कोमा लाइक और स्पेरिलियम स्पेरल। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, हमारी ब्लू, ग्रीन, एल्गी हो गई, फिर माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म में क्या है? जो माइक्रोप्लाज्म होता है उसमें जो हमारी सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, और माइक्रोप्लाज्म को PPLO। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अभी कैसे आई थी? जो कैटल थी, कैटल होती है, उनकी जो लंग्स होती है उसमें एक प्लूरल फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड। उसको जब आइसोलेट किया गया ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें निमोनिया था। तो फिर कैसे आया? फिर बना प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्लूरो मतलब प्लूरल फ्लूइड, निमोनिया मतलब जो बीमारियों। अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। अब साइज में अगर देखें, जो प्रोकैरियोटिक होता है साइज में वो स्मॉल होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है वो लार्ज होता है। ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा? फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये स्लो। अब आप कैसे भी याद कर सकते हैं कि कौन फास्ट करता है, कौन स्लो करता है। तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी 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 चलते हैं, और जो बड़े होते हैं वो थक जाते हैं, वो धीरे धीरे धीरे। तो जो लार्ज है वो स्लो मल्टीप्लाई करेगा, और जो साइज में छोटा है वो फास्ट मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारी लर्न करने की टेक्निक है। फिर अब हम देखेंगे पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, जिसको हम पॉलीजोम भी कह सकते हैं। पॉलीजोम, हमें पता है ये हमारी mRNA की चेन है, mRNA की चेन है। इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे, ऐसे राइबोसोम्स होंगे। मैनी राइबोसोम कहाँ पे? ऑन सिंगल mRNA पे। किस पे? mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम होंगे जो सिंगल सिंगल होंगे। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस कर, प्रोटीन बनाएगा। विद किसकी हेल्प से? विद हेल्प ऑफ राइबोसोम की हेल्प से ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। हमने बोला जो बहुत सारे राइबोसोम थे mRNA पे, सिंगल मैनी राइबोसोम थे। ट्रांसलेशन किया हमने, क्या किया? ट्रांसलेशन। उसने क्या बनाया? प्रोटीन। किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से। अब हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम इसको 4C के से याद करेंगे, C 4C। ठीक है। जो पहला C है वो कौन सा है? सेल वॉल। इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगला C क्या बोलता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट C क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल, और वो भी कैसा? लार्ज।
इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें एब्सेंट होता है। लास्ट सेंट्रियोल, इसमें एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो पहला सेल वॉल, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर सेंट्रल वैक्यूल और फिर सेंट्रियोल। हमने सेंट्रियोल पढ़ा था ना यूकैरियोट्स में, और हमने उसके नीचे लिखा था एनिमल सेल होता है और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। तो ये प्लांट्स में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। अब हम एक नोट डालेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन किस में एब्सेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है। जो यूकैरियोट होते हैं और जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, और देखा जाए जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो एब्सेंट होती है। इस वजह से कंपार्टमेंट यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, ठीक। अब अगला जो नोट है, अगला भी एक नोट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन जो स्ट्रक्चर है जिसको हम साइटोस्केलेटन बोल सकते हैं, जैसे कि कौन कौन हो गए, माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट हो गए, या इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गए, ठीक है। ये प्रेजेंट किस में होते हैं, यूकैरियोटिक में, और एब्सेंट किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सबको अलग अलग हम पूरा पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, जो उतना आप रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।